मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार सिंह। आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत इतिहास में गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको कुछ ब्रीफिंग या संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। गुप्त साम्राज्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य था और भारतीय इतिहास में इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें एक से एक प्रतापी शासक हुए जिन्होंने भारतवर्ष को इतिहास में एक बहुत ही अद्वितीय स्थान प्रदान किया। गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आप देखें, इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। श्री गुप्त पहले एक सामंत शासक था। सामंत शासक का मतलब होता है कि कोई बड़ा राजा हो और उसके अधीन कोई शासक हो, उसको सामंत शासक बोलते हैं। तो यह मगध के आसपास ही एक छोटा राज्य था, उस राज्य का एक सामंत शासक था। 240 ईस्वी में यह पहले वहाँ पे शासक था, लेकिन बाद में इसने थोड़ा सा अपनी शक्ति बढ़ाई और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। लगभग 275 ईस्वी में इसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना का श्रेय श्री गुप्त को जाता है। श्री गुप्त ने लगभग 280 ईस्वी तक शासन किया। उसके पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त जो था वो शासक बना। उसने भी 280 से लेकर 319 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त ये दोनों ऐसे थे क्योंकि ये किसी के अधीन शासक थे, सामंत शासक थे, पहले छोटे शासक थे। इस वजह से इनको उतनी कामयाबी नहीं मिली और इन्होंने अपने आप को अपने एक सीमित क्षेत्र तक, अपने राज्य तक ही सीमित रखा, श्रीगुप्त ने और घटोत्कच गुप्त ने। लेकिन गुप्त साम्राज्य का उदय, यह वास्तविक रूप में जब हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य स्थापित कब होता है, तो वास्तविक संस्थापक इसका चंद्रगुप्त प्रथम था, जो अपने पिता घटोत्कच गुप्त के पश्चात राजा बना। उसने अपने साम्राज्य, उसके अंदर महत्वाकांक्षा थी कि मैं अपने साम्राज्य को थोड़ा विस्तृत करूं, और विस्तृत करने के उद्देश्य से ही उसने आसपास के छोटे छोटे राज्यों को विजिट करना शुरू किया और अपने आप उसने महाराजाधिराज, इसके पहले वो श्रीगुप्त या घटोत्कच गुप्त ये दोनों जो है महाराज की उपाधि उनको मिली हुई थी, लेकिन पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इसकी वजह से ये विदित हो जाता है कि वह एक स्वतंत्र शासक था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की वास्तविक स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम बात करेंगे। उसने जब 319 ईस्वी में वह शासक बना तो उसने गुप्त संवत की स्थापना की। गुप्त संवत जैसे हम शक संवत या विक्रम संवत ये जैसे होते हैं ईयरली कैलेंडर, उसी तरह उसने गुप्त संवत की स्थापना की थी 319-320 ईस्वी में। और इसके पश्चात उसने अपने राज्य को विस्तार देने के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो उसने अपने साम्राज्य का विस्तार दो तरह से किया। एक तो कुछ छोटे छोटे राज्यों को विजिट करके, और दूसरा अपने आसपास के बहुत से जो प्रभावशाली राजवंश थे उन राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने अपने राज्य को विस्तार किया। और उसके बाद उसने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाया, जो आगे चलकर उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने उसको एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। तो इतना चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में है। अब मैं अगले शासक समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे।
समुद्रगुप्त, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। वह लगभग 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात शासक बना, मगध की राजगद्दी पे बैठा और उसने लगभग 380 ईस्वी तक मगध पर शासन किया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उन्होंने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उसकी तुलना की है नेपोलियन से। नेपोलियन कौन था? फ्रांस का एक शासक था जो एक सैनिक से महान उस देश का शासक बना था और उसने विश्व विजय की कामना से बहुत से देशों पे आक्रमण किया था। तो इस प्रकार उस विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी कि भारत का नेपोलियन था। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त ने कैसे अपने राज्य का विस्तार किया। तो उसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था हरिशेन। उसके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख होते हैं, स्तंभ हैं कुछ उसके प्रयाग में, जो आज आधुनिक इलाहाबाद प्रयाग हो गया, वहाँ पे स्तंभ मिले थे। उन अभिलेखों में उसकी विजयों के बारे में वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से उसने 3 तरह से विजय प्राप्त की थी। पहली विजय थी उसकी आर्यावर्त। आर्यावर्त का मतलब होता है उत्तरी भारत। उस समय हमारा देश कई हिस्सों में बटा हुआ था, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और सीमांत प्रदेश। इस तरह से उसने क्या किया कि पहले उसने जब सैन्य अभियान आरंभ किया तो उत्तर भारत का अभियान किया, जिसे हम आर्यावर्त का अभियान बोलते हैं। उसमें उसने अच्युत, नागसेन, कोटकुलज इत्यादि बहुत से राजवंश थे जो उत्तर भारत में राज्य कर रहे थे, उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको परास्त करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इसके पश्चात उसने दक्षिणापथ का अभियान किया। दक्षिणापथ का मतलब दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में उसने बहुत सारे राज्यों को पराजित करने के लिए एक विशाल सेना के साथ अपना अभियान आरंभ किया। कौराल, महाकांतार, कौशल, पृष्ठपुर, पोहर, कांची, वेंगी, औमुख, देवराष्ट्र, कुस्तलपुर इत्यादि बहुत से ऐसे दक्षिणी राज्य थे जिन पर उसने आक्रमण किया और उन राज्यों को या उन राजवंशों को पराजित करने के पश्चात उसने उन्हें अपने राज्य में मिलाया नहीं, क्योंकि जो दक्षिणी राज्य थे वो मगध से बहुत दूर थे। तो उसने क्या किया, उनको विजित करने के पश्चात उनका राज्य उन्हीं को वापस कर दिया और उनको कहा कि आप मेरे अधीन शासक रहोगे और आप मुझे कर लौटाओगे या कर प्रदान करोगे। इस प्रकार से उन्होंने दक्षिण नीति उसकी कही जाती है कि दक्षिण में उसने एक नीति अपनाई थी कि राज्यों को विजित करने के पश्चात, जीतने के पश्चात उन राज्यों को अपने राज्य में मिलाया नहीं। चूंकि उत्तर भारत में बैठ करके दक्षिण भारत जो कि बहुत दूर था, सुदूर था, वहाँ का शासन करना आसान काम नहीं था। अपने साम्राज्य में अगर उनको मिला लेता तो यहाँ से बैठे बैठे वो शासन नहीं कर सकता था। इसके बाद उसने कुछ दोबारा फिर से एक सैन्य अभियान किया था, आर्यावर्त का द्वितीय अभियान जिसको कहते हैं, यानी उत्तर भारत का फिर से एक अभियान किया। उसमें उसने कुछ 9 राजा थे, 9 राजाओं को, उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश थे छोटे छोटे, उनको पराजित किया और उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इसके साथ साथ उसने मध्य भारत के कुछ राजवंशों पे आक्रमण किया। जो उसके अधीन आते गए उनको उसने अपने राज्य में मिला लिया और कुछ को उसने कहा कि आप मेरे अधीन शासक बनकर या सामंत शासक बनकर आप राज्य करो। इसके पश्चात उसने उस समय तत्कालीन कुछ गणराज्य भी थे, उन गणराज्यों पर भी उसने आक्रमण किया और उन गणराज्यों को
विजय प्राप्त करते हुए उसने अपने राज्य में उनको मिला लिया। उसके पश्चात उसने उस समय सीमांत राज्य मतलब जो भारत से लगे हुए कुछ ऐसे राज्य थे जो कि भारत की सीमा के आसपास थे, जैसे नेपाल, आसाम और बंगाल, ये सीमांत राज्य कहे जाते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को एक तरह से मथ डाला। उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, मध्य भारत हो, सीमांत प्रदेश हो, सब पर उसने अपनी विजय पताका फहराई और उसने एक विशाल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य को विशाल भौगोलिक क्षेत्र में बदल दिया और इसीलिए उसे भारत का नेपोलियन कहना उचित प्रतीत होता है, जैसा कि इतिहासकार विंसेंट ने कहा था। तो वो सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि एक छोटे से राज्य को अखिल भारतीय रूप में बड़ा साम्राज्य बना देना उसी के बस की बात थी। तो अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के विषय में। समुद्रगुप्त एक कला प्रेमी सम्राट था। उसके दरबार में बहुत सारे कवि, कलाकार इत्यादि शरण पाए हुए थे और उसके अंदर लोक कल्याण की बहुत ज़्यादा भावना थी। समाज सेवा के लिए उसने बहुत सारे कार्य किए, लोक परोपकारों के लिए लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। इसके पश्चात उसका पुत्र, बीच में एक बड़ा पुत्र था, रामगुप्त के बारे में वर्णन आता है। कुछ इतिहासकार उसे उसका बड़ा पुत्र मानते हैं। वह बहुत ही कमजोर शासक था। उसने कुछ समय तक शासन किया था, लेकिन वह एक विलासी और कापुरुष था। कापुरुष का मतलब होता है कायर, जो कि शासन को ठीक से चला ना पाए। अब इतना बड़ा साम्राज्य और उस साम्राज्य को चलाने के लिए कमजोर शासक हो तो वो शासन को चला नहीं सकता। तो उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उसने उसको हटाकर या उसको मारकर मगध के सिंहासन को अपने अधीन कर लिया और उसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य मगध के सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक बहुत ही महान योद्धा था, महान कला प्रेमी था, लोक कल्याणकारी शासक था, जिसने अपनी कई विजयों के साथ अपने शासन को प्रारंभ किया। उसने गणराज्यों पर, उस समय जो छोटे छोटे गणराज्य थे वो बीच में रामगुप्त की वजह से स्वतंत्र हो गए थे, उनको उसने क्या किया कि फिर से विजित करके अपने राज्य में मिलाया। उस समय शक क्षत्रप हुआ करते थे, छोटे छोटे शक शासक थे जो कि राज्य कर रहे थे, उनको भी उसने क्या किया कि विजय प्राप्त करके अपने राज्य में मिला लिया। उसके साथ साथ उसने पूर्वी प्रदेशों पर भी आक्रमण किया था। वाहलिक, उस समय महरौली स्तंभ लेख से पता चलता है कि वो उसने वाहलिकों पर भी विजय प्राप्त की थी। और दक्षिण भारत पर भी उसने एक बार जाकर के आक्रमण किया और जो शासक अपने आप को थोड़ा स्वतंत्र घोषित करने की चेष्टा कर रहे थे उनको फिर से अधीन किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त साम्राज्य यानी मगध के शासन को आगे बढ़ाया। वह एक बहुत ही महान विजेता था, महान कूटनीतिज्ञ था, कुशल प्रशासक था। साहित्य प्रेमी था। उसके समय में भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा प्रगति हुई, इतनी सुख समृद्धि हुई कि उसी के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन को हम स्वर्ण युग कहते हैं और उसी वजह से उस समय के ही काल को हम भारत को सोने की चिड़िया भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं
मुख्य रूप से समुद्रगुप्त ने और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त शासन व्यवस्था को चरम अवस्था में पहुंचाया था। और ये दो महान शासक जो थे, इनकी वजह से गुप्त साम्राज्य का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज की क्लास हम यहीं तक सीमित रखेंगे और आगे के बारे में हम जब बात करेंगे तो वो अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।